उनको छूटने पे महिमा मंडन हुआ। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता उनका स्वागत कर रहे थे। लेजिस्लेचर तो इतना लचर हो चुका है कि शर्म आती है ये कहने में भी कि ये हमारे देश के नेता है। कहाँ मेरे राम उस अयोध्या में रहेंगे, मुझे समझ ही नहीं आता। देने की बात है, वो एक मंत्री का बेटा किसानों को लोन देता है, बेटे पे हत्या का मुकदमा चलता है और बाप राज्य मंत्री बना हुआ केंद्र में बना रहता है। उसकी छोटी बच्ची को उसके सामने जमीन पे पटक पटक के मार डाला। सामूहिक व्यभिचार उसके साथ हुआ। पूरा देश स्तब्ध रहा। समझ में नहीं आता हम किस समाज को पैदा कर रहे हैं। उसके लिए जवान भट्टी नहीं, जवान बोल दिया, उससे डिफरेंस क्या उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सरेंडर कर देगी? राहुल गांधी, मुझे लगता है चाहे वो भी अब धीरे धीरे मोदी की तरह, लेकिन विष्णु ने जब जब अवतार लिया, भगवान विष्णु भगवान थे, लेकिन उन्होंने जब जब अवतार लिया तो सामान्य इंसान भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश नीति और मैं आपके साथ गेटी भाविया। एक बार फिर स्वागत करती हूं इस खास प्रोग्राम वीकेंड विद वानखेड़े में, जहां पर हम इस समय देश के सभी बड़े तमाम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े जी के साथ, जो कि अभी मौजूद हैं हमारे साथ। नमस्कार सर। तो मेरा आज जो पहला सवाल है वो ये है कि अभी कुछ समय पहले ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है बिल्किस बानो को लेकर। उस पर आपने देखा होगा कि वो कैसा केस रहा है, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, तो उस पे आपका क्या कहना है? बेसिकली मुझे लगता है कि ये फिर एक स्त्री शक्ति की विजय है, महिला शक्ति की विजय है। हमारे यहाँ महिलाओं के लिए बात बहुत होती है। हमारे यहाँ तमाम नेता लिप सर्विस करते हैं, महिला शक्ति वंदन अधिनियम आता है और महिलाओं पे अत्याचार बढ़ते हैं। महिलाओं को राजनीतिक जगह देने की बात करते हैं, लेकिन महिलाओं का हमेशा वस्त्रहरण होते हुए हम दिखाई देता है समाज में। बिल्किस बानो का वो जो घिनौना कांड, जो गोधरा कांड के बाद जो दंगल हुई, और उसके बाद एक महिला जो स्वयं प्रेग्नेंट है, अपनी छोटी 3 साल की बच्ची को लेके, अपने पूरे परिवार को लेके जान बचाने के लिए खेतों में भागी ताकि इन दंगाइयों से उसका बचाव हो जाए, लेकिन इन नराधमों ने उसे खेत में दबोचा। उसके परिवार के 7-8 लोगों की उसके सामने तलवारों से काट के हत्या की। उसकी छोटी बच्ची को उसके सामने जमीन पे पटक पटक के मार डाला और उस प्रेग्नेंट महिला की इस्मत लूटी गई, उसकी इज्जत लूटी। सामूहिक व्यभिचार उसके साथ हुआ। पूरा देश स्तब्ध रहा। उसके बाद एक केस चला। गुजरात में हो सकता है इनके साथ न्याय नहीं हो, इसलिए महाराष्ट्र के हाईकोर्ट में एक केस चला। सजा हुई, सजा सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखी। और जब ये आरोपी सजा भोग रहे थे तो 15 अगस्त 2022 में गुजरात गवर्नमेंट ने एक फैसला दिया कि इनके अच्छे चाल चलन को देखते हुए इनको रिहा किया जाता है। जब उनकी रिहाई हुई तो जश्न हुआ। समझ में नहीं आता हम किस समाज को पैदा कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान के चक्कर में हम ये बोल रहे हैं कि अरे जाति पाति धर्म अलग, लेकिन स्त्री और पुरुष तो वही होते हैं। क्या हिंदू धर्म में पूजी जाने वाली देवी मुसलमान महिला, वो देवत्व उसमें क्यों नहीं दिखाई देता है? उसके साथ आप व्यभिचार करने का सोच भी कैसे सकते हो, क्योंकि सिर्फ अलग धर्म की है। उनको छूटने पे महिमा मंडन हुआ। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता उनका स्वागत कर रहे थे। बिल्किस बानो सर्वोच्च न्यायालय में पहुंची और सर्वोच्च न्यायालय ने आज जो निर्णय दिया वह ऐतिहासिक निर्णय है। उन्हें कहा कि सबसे पहले सजा दी जाती है मुजरिमों को, क्योंकि उन्होंने गुनाह किया है। जो गुनाह किया वो विभत्स गुनाह है, तो उसमें दी हुई सजा आपको भुगतनी ही होगी। ये कोई गलती से हुआ एक कोई उसके हाथ से गुनाह नहीं था जो अपना प्रायश्चित कर बाद में सुधरने का जिसको मौका दिया जाए। ये वो समाज के कीड़े हैं जो सिर्फ इस ताक में रहते हैं कि कब कोई दंगे हो जाए और कब लूटपाट करने को मिले, किसी महिला की इज्जत के साथ खेलने को मिले। उस वजह से सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यह महिला के सम्मान की बात है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि गुजरात गवर्नमेंट का यह अधिकार भी नहीं बनता। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अरे ये तो महाराष्ट्र का हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया था,
गुजरात गवर्नमेंट, ऐसे कई पैरामीटर्स पे बात हुई है। क्योंकि जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, फैसला आया है, फैसले के कुछ बिंदु मैं पढ़ पाया, पूरा जब मैं केस पढ़ूंगा तब इसमें कुछ ऐतिहासिक रिमार्क्स होंगे जो मुझे लगता है आने वाले सदियों तक विभिन्न कोर्ट्स में एक नासिर बन के जाएगा, एक मॉडल केस बन के जाएगा। और फिर कोई भी किसी महिला के साथ अत्याचार करने के पहले 3 बार सोचेगा। ये यही होता है। मैं बार बार कहता हूं, समाज में आप उदाहरण देते हैं। अभी हाल ही में हमने एक केस देखा कि बीएचयू जैसे संस्थान में आईआईटी के लड़की की इज्जत लूटी जाती है। जिन नराधमों ने 3 लोगों ने वो इज्जत लूटी, वो 1 तारीख को कांड होता है, 4 तारीख को चिन्हित हो जाते हैं, मतलब उनकी पहचान हो जाती है। 4 तारीख के बाद 22 दिसंबर तक उन पर कोई हाथ नहीं डालता, क्योंकि वो बीजेपी के पदाधिकारी थे। मध्य प्रदेश में चुनाव में वो प्रचार कर रहे थे। उसके बाद जब प्रेशर बढ़ता है सोसाइटी का, तब उनको अरेस्ट किया जाता है। पुलिस कस्टडी नहीं मांगती, उनको जुडिशियल कस्टडी दी जाती है। ये होता क्यों है? उन 3 नराधमों को डर क्यों नहीं है किसी के लड़की की इज्जत पे हाथ डालने का? वो सिर्फ इसलिए होता है कि उन्हें मालूम है कल हम पकड़े भी जाएंगे तो 1-2 महीने जेल में रहने के बाद फिर रिहाई हो जाएगी चाल चलन के लिए। क्योंकि बिल्किस बानो जैसे घिनौना कांड करने वाले लोग यदि जेल से छूट सकते हैं, तो फिर हमने तो इतना कोई घिनौना कांड किया ही नहीं, हमने तो हत्या की नहीं, सिर्फ हमने इज्जत लूटी है। ये बल मिलता है समाज में, इसलिए इन नराधमों को जेल के अंदर जाना जरूरी है, ताकि आने वाले जो पीढ़ियां हैं, आने वाला जो समय है, उस समाज में कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था बनी रहे। मैंने इसीलिए मैंने इसको बीएचयू के कांड के साथ जोड़ा, क्योंकि वहां पे भी भाजपा के नेता ही उनका महिमा मंडन कर रहे थे छूटने के बाद, और यहाँ भाजपा के आईटी सेल के लोग ही थे, सदस्य थे, जो एक कांड कर गए थे। और उस राज्य में जहां राम का मंदिर बन रहा है, राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी, डबल इंजन की सरकार है, हिंदुत्व का ध्वजवाहक योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री है, जो बुलडोजर लेके सरेआम क्रिमिनल्स के घर पे चलते हैं। लेकिन जब बुलडोजर भी हिंदू मुसलमान करने लगता है, तो फिर क्रिमिनलों की बाढ़ हिंदू समाज में भी बढ़ जाएगी। इसीलिए आज का फैसला मैं ऐतिहासिक मानता हूं। आज का फैसला तमाचा है गुजरात गवर्नमेंट के, सरकार के उस बात पे। आज का फैसला भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे तमाचा है, क्योंकि एक तरफ आप महिला वंदन, प्रधानमंत्री हमारे 9 दिन तक मां शक्ति की आराधना करते हुए निर्जल व्रत रखते हैं, सिर्फ कई बार तो सिर्फ पानी भी नहीं पीते, और कई बार तो पानी पी के अपना व्रत रखते हैं, जो आज भी अपने मां की याद में आंसू बहाते हैं। उस प्रधानमंत्री जो उस पार्टी के सर्वे सर्वा हो, उनके नेतृत्व वाली पार्टी में यदि इन व्याभिचारियों को छोड़ा जाता है, तो कहीं ना कहीं छींटे उन पे भी आते हैं। इसीलिए ये बीजेपी पे तमाचा है, ये उस राम राज्य की कल्पना पे तमाचा है। ये तमाम चीजों को आज नग्न कर देता है। इन हम तमाम नेताओं को नग्न किया, विचारधाराओं को नग्न किया, राजनीतिक दलों को नग्न किया। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय को आज मैं सैल्यूट करता हूं कि ऐतिहासिक निर्णय। आप ये विश्वास रखते हैं कि ऐसा ही निर्णय बीएचयू के लिए भी लिया जाएगा जो वहां पर केस हुआ है? हम तो हमेशा अच्छा ही सोचते हैं। हम तो न्यायपालिका पे, तो हम तो हमेशा कहता हूं कि कहीं नहीं हुआ तो कम से कम न्यायपालिका में न्याय होगा। कई बार न्यायपालिका भी ऐसे निर्णय देते हैं कि कई बार सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि क्या जो हमारे जो संविधान है और लोकतंत्र है, उसके जो हम 3 पिलर जिसको कहते हैं, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर तो इतना लचर हो चुका है कि शर्म आती है ये कहने में भी कि ये हमारे देश के नेता है, जो व्यभिचारी, भ्रष्टाचारी, दुराचारी लोग जब राजनीति में आके सत्ता में बैठते हैं। एग्जीक्यूटिव जो है हमारी लाचार हो गई है। निरंकुश सत्ता के सामने मैंने उनको लाचार देखा है। और फिर एक न्यायपालिका बचती है जो इन सबको संभालने में लगती है। लेकिन कभी कभी लगता है कि क्या कोई दिमक न्यायपालिका में भी कहीं किसी जगह से खोखला कर रही है। कुछ ऐसा भी डिसीजंस आते हैं। लेकिन फिर भी एक पॉजिटिव सोच के तहत मैं सोचता हूं कि आज का निर्णय ऐतिहासिक निर्णय है। ऐसे निर्णय आते रहेंगे।
क्योंकि न्यायपालिका में अभी भी उम्मीद जिंदा है। और मुझे लगता है कि जैसा आपने कहा कि उस हमारी बेटी को भी न्याय मिलेगा, हमारी उन खिलाड़ी महिलाओं की भी न्याय मिलेगा। कुश्ती की जो खिलाड़ी थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, जिनके साथ एक गुंडे ने व्यभिचार किया, लेकिन उस गुंडे को सिर्फ इसलिए संरक्षण मिलता है क्योंकि वो जीता उम्मीदवार है लोकसभा का उत्तर प्रदेश से। और फिर राम मंदिर, फिर अयोध्या के पास से जीतता है। कहाँ मेरे राम उस अयोध्या में रहेंगे, मुझे समझ ही नहीं आता। ऐसे व्याभिचारियों की भूमि यदि वो बनता है उत्तर प्रदेश, भ्रष्टाचारों की भूमि उत्तर प्रदेश बनता है, दुराचारों की भूमि उत्तर प्रदेश बनता है, ये निरंकुश अपना काम करते हैं, तो फिर मेरे राम वहां नहीं बसेंगे। जहां मात्र सीता का हरण करने पर उन्होंने एक इतने बड़े बलाढ्य शत्रु को नष्ट किया और एक धोबी के कहने पे उन्होंने अपने पत्नी का त्याग किया, वो राजधर्म निभाया। यहाँ तो व्याभिचारी साथ में रहते हुए भी उनको निकालने की बात नहीं होती है, खुद तो इस्तीफा देने की बात ही अलग हो। एक मंत्री का बेटा किसानों को लोन देता है, बेटे पे हत्या का मुकदमा चलता है और बाप राज्य मंत्री बना हुआ केंद्र में बना रहता है। ये जब डबल स्टैंडर्ड देखता हूँ तो मुझे फिर याद आता है उस भारतीय जनता पार्टी का जो चाल चरित्र चेहरे के लिए जानी जाती थी, खुशाभाऊ ठाकरे, अटल बिहारी वाजपेयी, अडवाणी जी, जोशी, सुषमा स्वराज जैसे नेता हमने देखे हैं। वहां पे सिकंदर भक्त जैसे लोग देखे हैं हमने कि जो जिनके सामने धर्म कोई बैरियर नहीं हुआ करता था। तो फिर लगता है कि क्या राम मंदिर की बात करें और कहाँ बात करें, लेकिन इसी के बीच में जब एक आशा की किरण निकलती है कि ऐसे फैसले जो आपने आज कहा, ऐसे फैसले कहीं ना कहीं एक बार फिर इस देश के लोकतंत्र में, एक बार फिर इस देश की न्यायपालिका में, इस समाज में एक विश्वास फिर पैदा करता है कि नहीं, कोई तो है जो न्याय करेगा। जी बिल्कुल। तो आपने राम मंदिर के बारे में जिक्र किया, वहीं पर राम मंदिर को लेकर भी बहुत सारे विभिन्न शंकराचार्य जी जो भी हैं वो काफी क्रोधित दिख रहे हैं, काफी आक्रोश में दिख रहे हैं, उसके बारे में आपका क्या? देखिए, राम मंदिर का बड़ा यूनिक मामला है। मतलब क्या कहें, फिर से कई बार लगता है कि हम दर्शकों को इतनी बार बता चुके हैं, लेकिन कुछ चीजें होती है, जितना झूठ बार बार बोला जाता है सच लगने लगता है। तो मुझे लगता है सच भी अब बार बार बोलना चाहिए ताकि लोगों को लगे कि झूठ झूठ है और सच सच है। समय आ गया है, नहीं तो पहले कहते थे लोग एक सच हो और उसके सामने कई झूठ हो, सच की विजय होती है। लेकिन अब ये कलयुग है, यहाँ पे झूठ इतना ताकत से और इतना बार बार बोला जाता है कि वो सच लगने लगता है। सच्चाई क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय के अनुसार राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। इसमें किसी राजनीतिक दल का कोई लेना देना नहीं, कतई नहीं। यदि आज राम मंदिर के लिए भाजपा क्रेडिट लेना चाहती है और देश की सबसे बड़ी विपक्षी दल कांग्रेस इसको डिस्क्रेडिट करना चाहती है, तो फिर मुझे कई ऐसे वक्तव्य जो आपको ऑडियो विजुअल मैडम इसके माध्यम से दिखाई देते हैं। मैं अटल जी का इंटरव्यू सुन रहा था जिसमें वो कहते हैं कि ये मेरे जीवन का काला दिन है जिस दिन वो ढांचा गिरा। वो कहते दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है, काम गलत हुआ है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अडवाणी जी का इंटरव्यू, उसमें अडवाणी जी कहते हैं कि हमने बहुत बचाने का प्रयास किया। ये कार सेवक पता नहीं कौन थे जो हमारे सुन नहीं रहे थे। मैंने उमा जी को भेजा, जाओ इनको गुंबद से चढ़े हुए लोगों को नीचे उतारो। उमा जी वापस आके कहती कि वो लोग शायद मराठी वो है, अब बात नहीं सुनाई देते। फिर मैंने प्रमोद महाजन को भेजा कि जाओ मराठी में बात करो, उनको उतारो। हमने खूब प्रयास किया वो ढांचा बचाने का, लेकिन दुर्भाग्य नहीं बचा पाया। ये भाजपा के नेताओं के इंटरव्यू यूट्यूब पे आपको बहुत आराम से दिखाई देते हैं। जो बाबरी मस्जिद गिरने पे आंसू बहा रहे थे, ढांचा गिराने का काम यदि बीजेपी के नेता वो ढांचा गिरने पे रो रहे हैं,
कह रहे हैं कि ये लोग पता नहीं कौन है, मराठी में बोल रहे थे। तो फिर क्या बाल ठाकरे का ये कहना कि मेरे शिव सैनिकों ने गिराई, तो क्रेडिट उसको जाना चाहिए। गलत हुआ या सही हुआ नहीं कहता हूं। यदि वो ढांचा बीजेपी वालों ने नहीं गिराया तो फिर शिवसेना कहती हमने गिराया और अडवाणी जी कहते कोई मराठी में लोग बात कर रहे थे, हो सकता है शिव सैनिक हो। तो फिर जिसके लोगों ने ये ढांचा गिराया उसके बेटे को तो आप मंदिर के इनविटेशन में बुलाते उद्धव ठाकरे को। ये सच्चाई है राम मंदिर की। राम मंदिर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से बना। सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया उसमें ये कहा कि प्राइम मिनिस्टर का कार्यालय एक ट्रस्ट बनाए, उसके ट्रस्टी अनाउंस करे और वो एक नियोजनबद्ध तरीके से राम मंदिर निर्माण का खाचा उनको दे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने मात्र सर्वोच्च न्यायालय के डिसीजन के अनुसार एक ट्रस्ट बनाया। ट्रस्ट में सब संघ और इनके सब लोग रखे, कुछ लोग जो उस संघर्षशील में था वो थे। उसके बाद ये मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ। शंकराचार्य को बारे में मेरी 2 टिप्पणियां होगी। पहली टिप्पणी कि शंकराचार्य कहते कि ये विधिवत नहीं हुआ। शंकराचार्य कई रेफरेंस दे रहे कि मंदिर अधूरा है, अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। कुछ लोगों का कहना है कि ओरिजिनल मूर्तियां ही क्यों नहीं रखी जाती, नई मूर्तियों का क्यों आप ये कर रहे हैं। कई अलग अलग सोच विचार है। लेकिन फिर आज मैं एक शंकराचार्य को एक सवाल भी पूछता हूं। शंकराचार्य के जो 4 पीठ बने गए थे वो हिंदुत्व की रक्षा करने और हिंदुत्व का प्रसार करने के लिए किए गए थे। वो शंकराचार्य आजकल क्या कर रहे हैं? उन शंकराचार्यों ने ऐसा कौन सा सामाजिक काम किया या फिर उस पद पे बैठने की लालसा में लगातार खुद भगवान बन गए और अपनी सेवाएं करवाते रहे समाज से? समाज को उन्होंने क्या दिया? वर्तमान चारों शंकराचार्य ने, ये सवाल मेरा उनसे है। वो कहते हैं कि इसमें राजनीति हावी हुई थी। राजनीति हावी इसलिए हुई कि शंकराचार्यों ने वो जगह खाली कर दी। यदि राम मंदिर की लड़ाई शंकराचार्य लड़ते, राम मंदिर की लड़ाई के लिए शंकराचार्य ही सर्वोच्च न्यायालय में पार्टी होते। कभी विश्व हिंदू परिषद आंदोलन चला रहा है, कभी आखड़े आंदोलन चला रहे हैं, कभी कोई न्यास आंदोलन चला रहा है, तब हमारे शंकराचार्य कहां गए थे? शंकराचार्य ने लीड क्यों नहीं लिया? चारों शंकराचार्य इकट्ठा होकर राम मंदिर के लिए रास्ते पे क्यों नहीं उतरे? सवाल ये है। तो गलती दोनों तरफ से है। हाँ, मैं ये मानता हूं कि राम मंदिर अब एक पॉलिटिकल इशू हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर के निर्माण की बात कही थी, लेकिन फिर उसका निर्माण भव्य हो। मंदिर का निर्माण भव्य हो रहा है, उसमें कोई दो मत नहीं। पूरा समाज चाहता है और आपके पास साधन है तो आप बनाइए एक मंदिर। कई लोगों ने खुद के मंदिर बनाए हैं, लेकिन फिर वहां पे मुझे ये नहीं समझ में आता कि इनवाइट सिलेक्टिव क्यों जाता है। सभी राजनीतिक दलों को देना है तो सभी नेताओं को दीजिए, नहीं तो किसी राजनीतिक दल को मत दीजिए। प्रधानमंत्री जी को इतना राममय होना है, प्रधानमंत्री पद से कुछ दिनों के लिए इस्तीफा दे, राम की प्राण प्रतिष्ठा करे, फिर जाकर शपथ ले। क्योंकि इस देश के संवैधानिक पद पे बैठे हुए आदमी को सबसे पहले उसकी प्रायोरिटी संविधान है, देश है, उसका खुद का धर्म बाद में आता है, राजधर्म पहले आता है। और राजधर्म किसी एक विशेष धर्म के साथ रहने के लिए मना करता है। ये अपना संविधान है। तो गलत तो हो ही रहा है। विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि भाई इतनी राजनीति इसमें हो रही है कि हम नहीं करते। अब मैं एक कल फोटोग्राफ देख रहा था सोशल मीडिया पे कि रणवीर कपूर और उनकी पत्नी जो एक्ट्रेस है आलिया भट्ट, इन दोनों को निमंत्रण पत्र देने एक संघ के प्रचारक पहुंच गए और उनको पत्र देना है। आप इसको क्या रंगारंग कार्यक्रम कर रहे हैं क्या?
उन्होंने कहा कि ये कार सेवक थे। मुझे नहीं लगता कि आलिया भट्ट और रणबीर कपूर कभी वो मंदिर मस्जिद, जब मंदिर वो जो ढांचा गिर गया था उस ढांचे के वहां खड़े थे। राम के प्रति आस्था सभी की है। आज हम 4 लोग यहां बैठे हैं और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि चारों के आराध्य राम है। हमारे ग्राम देवता अलग हो सकती है, कुल देवता अलग हो सकती है, राम तो सबके हैं। हम सुबह उठ के राम राम करते हैं। महाराष्ट्र में मैं अभी करीब पूरे 7 दिन का महाराष्ट्र का दौरा करके आया हूं। कितने गांव में राम मंदिर पाया जाता है। हमारे यहाँ हनुमान जी का मंदिर हर गांव में है, क्योंकि हर गांव में अखाड़ा भी होता है और हनुमान जी का मंदिर जो है वो शक्ति का एक प्रतीक है। हर गांव में हमारे यहाँ गणेश जी का मंदिर पाया जाता है, गणेश जी पूजे जाते हैं। विठ्ठल महाराष्ट्र का दैवत है। राम के बहुत गिने चुने मंदिर हैं, लेकिन महाराष्ट्र में कोई भी आदमी एक दूसरे को अभिवादन राम राम कहते ही करता है। मंदिर नहीं है, लेकिन राम सुबह हर एक के हाथ जोड़ के एक दूसरे को जैसे ही मिलेंगे राम राम, तो राम तो जीवन में। सर उसी तरीके से अभी मालदीव्स के जो 3 मंत्री थे वहां पर, उन्होंने अभी पीएम मोदी पर कुछ कमेंट्स पास किए थे। उस पे भी काफी ज्यादा चर्चित ये माहौल चल रहा है। उस पे क्या? नहीं, बिल्कुल। मुझे जहां तक इस मालदीव्स के मंत्रियों की बात है, भारत ने बहुत कड़ा उसके रूप को अपनाना चाहिए ऐसा मुझे लगता है। मैं मेरे किसी भी विश्व के किसी भी नेता को मेरे देश के प्रधानमंत्री का अपमान करने की इजाजत नहीं देता। हाँ, हम भारतीय हैं, वो हमारे अभिभावक हैं, हम उनसे लड़ेंगे। मेरा धर्म तो मुझे ये भी सिखाता है कि मेरे भगवान से भी मैं लड़ता हूं। हमारे यहाँ भगवान और भक्त में ही लड़ाई हुई है, युद्ध हुए हैं। इसलिए युद्ध नहीं हुए कि वो भगवान से ईर्ष्या करता था अपने अधिकार से कि मैं तुम्हारा शिष्य हूं, मैं भक्त हूं तुम्हारा, ये तुम्हारा कर्तव्य है, काम करना चाहिए, मुझे साथ देना चाहिए। भगवान कहते थे कि अरे तू मूर्ख है, तू मेरा भक्त है, लेकिन तू गलत काम कर रहा है, इसलिए मैं तुम्हें रोक रहा हूं। और रोकने के चक्कर में एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो गए। ऐसे कई वाक्य हमारे धर्म ग्रंथों में हैं। तो मेरे प्रधानमंत्री को मैं भारतीय होने के नाते 10 सवाल पूछ सकता हूं, लेकिन मेरे प्रधानमंत्री को कोई विदेशी आदमी गलत कहे तो 143 करोड़ लोगों को जवाब देना होगा उसका। ये उपमहाद्वीप है भारत। किसी क्षेत्र में हम पीछे नहीं हैं। ऐसे में एक मालदीव जैसा छोटा राज्य, मैं छोटा होने की वजह से उसकी जो इंडिपेंडेंस है या सर्व उसका जो उसकी जो भी अपनी रचना है उसको मैं गलत नहीं मानता। वो भी एक स्वतंत्र राज्य है, देश। उस देश को हम उतना ही बड़ा मानते हैं जितना हम अमेरिका को इज्जत देते हैं। लेकिन फिर हमारी इज्जत देने को यदि हमारी कमजोरी समझे तो मुझे लगता है कि कड़ा रुख अपनाना चाहिए, और भारत सरकार ने अपनाया है। और शायद मालदीव्स के भी नेतृत्व में भारत की तासीर को समझा है। 3 लोगों को तुरंत सस्पेंड किया है। सिर्फ ये देखना है कि ऐसा नहीं हो जाए कि थोड़ा इश्यू आ गया तो सस्पेंड कर लिया, बाद में फिर शपथ देकर मंत्री बनाया, ताकि विश्व में एक संदेश जाए कि भारत की अंदरूनी आपसी लड़ाई, आपसी झगड़े, ये हमारा अंदरूनी है, ये हमारा परिवार है। परिवार के अंदर बर्तन तो खटकते हैं, लेकिन इसका फायदा यदि पड़ोसी उठाएं तो मुंह तोड़ जवाब देना होगा। इसका वैसे भारतीय जनताओं ने जवाब भी दिया था। वहां पर उन्होंने अपनी ट्रिप कैंसिल कर दी। बहुत से ऐसे नहीं, बहुत यही भारतीयत्व है, यही भारतीयत्व है। जब मुझे याद है एक वाकया, जब शिमला करार हुआ था और बेनजीर भुट्टो, तब एक ग्रोइंग बच्ची थी, महिला थी, अपने पिता जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ शिमला आई। इंदिरा जी के साथ वो करार होना था। आज के डेट में तो कोई पाकिस्तान या अमेरिका से आता है तो जम्मू कश्मीर से लेकर तक सब लॉक हो जाता है।
इधर कुछ नहीं होना चाहिए, उधर कुछ नहीं होना चाहिए। इंदिरा जी ने इतनी अंडरस्टैंडिंग थी विपक्ष के साथ कि धुआंधार ताकत के साथ जिस दिन हिमाचल मतलब शिमला अकॉर्ड के लिए वो बैठे हुए थे बेनजीर भुट्टो, उसी दिन सुबह एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन हुआ और अटल बिहारी वाजपेयी ने लाल चौक में कश्मीर के पाकिस्तान को लौटाया। पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर अपनी भूमि पे होते हुए, तब अटल जी ने कहा था उनको कि ये गलतफहमी है आपको कि भारत में राजनीतिक लड़ाई है। भारत एक है। जब निक्सन के साथ इंदिरा गांधी की तू मैं हुई और व्हाइट हाउस में निक्सन को खरी खोटी सुना के जब इंदिरा गांधी वापस आ गई प्रेस कॉन्फ्रेंस का बाइकआउट कर, हेनरी किसिंजर विदेश मंत्री थे, वो कार के पीछे दौड़ते रहे, मैम मैम प्लीज दिस इज नॉट डन। लेकिन वो दुर्गा भारत आई। उसने ये नहीं सोचा कि अमेरिका कितनी बड़ी ताकत है, और आने के बाद उन्होंने कोई अपने पार्टी के लोगों को नहीं बुलाया। सबसे पहले एयरपोर्ट से वो घर पहुंची तो 5 मिनट के अंदर अटल जी उनके घर थे। उन्होंने अटल जी को कहा कि ये हमने कर दिया है। अटल जी ने कहा आप चिंता मत करिए, पूरा देश आपके साथ है। वो तासीर मैं देखना चाहता हूँ इस देश में, वर्तमान राजनीति में, जो मुझे दिखाई नहीं देती। अटल जी को जब नरसिंह राव ने अपना देश का पक्ष रखने के लिए भेजा तो पाकिस्तान के किसी बड़े राजनीतिक ने उनसे बात की, पाकिस्तान की कुछ मीडिया ने बात की, तो उन्होंने कहा कि आपकी तो विचारधारा मिलती नहीं वर्तमान सरकार से। तो उन्होंने कहा कि भारत एक बहुत बड़ा बाग है, विभिन्न प्रकार के फूल उस बाग में हैं, अलग अलग रंग के फूल उस बाग में हैं। एक रंगी बाग हो नहीं सकता, वो आपके पाकिस्तान में होगा। मेरे भारत के गुलशन में तो कई टाइप के फूल खुलते हैं, खिलते हैं, उनमें से एक फूल मैं भी हूं और एक फूल वो भी है। तो आपने जैसे ये जितने भी पार्टीज हैं उनको फूलों के नाम से नवाजा, तो अभी बहुत सारे फूल इंडिया गठबंधन के नाम से भी जुड़े हैं और वहां पर अब मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन के बुके में फूल कम और कांटे ज्यादा दिखाई देते हैं। हाँ, शीट शेयरिंग के मामले में भी काफी अनबन भी दिख रही है। नहीं बिल्कुल। अब मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन को फिर से एक बार अपनी कमर कसनी होगी, क्योंकि एनडीए गठबंधन जो दूसरी तरफ है उन्होंने तो अपनी सारा कुछ चीज फाइनल करके वो अपनी एक कॉन्स्टिट्यूंसी, लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी के ऊपर ताकत से लगे हुए हैं और इस बार 400 पार का नारा भी दे चुके हैं। उनके प्रचारक चाहे गृह मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, विभिन्न राज्यों के दौरे पे हैं, लगातार लोकसभा में मेहनत कर रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि विचारधारा की बात हो या क्योंकि हम पत्रकार हमेशा सत्ता को सवाल पूछते हैं और अब सत्ता में बीजेपी है तो उनको सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन कुछ अच्छी बातें भी होती है, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। मुझे लगता है कि चुनाव लड़ने का जो ताकत के साथ चुनाव बीजेपी लड़ती है उससे बाकी राजनीतिक दलों से सीख लेनी चाहिए। तेलंगाना हारने के बाद दूसरे दिन गृह मंत्री तेलंगाना पहुंचते और कहते कि हम इस बार 10 की 10 लोकसभा लेंगे। वो जो एक डिप्रेशन में अपना कार्य करता आता है या जो मरकट छाई जाती है उसको करके तुरंत काम पे लग जाते हैं। और कांग्रेस अभी तक मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में जो उनके साथ हादसा हुआ उस हादसे से उभरी नहीं है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि सीट शेयरिंग में अब पंजाब और जो मेजर मामले हैं वो मुझे लगता है बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, यही 2-3 जगह पे मामले फंसे हैं। बाकी जगह बाय एंड लार्ज क्लियर है। झारखंड में बड़ा क्लियर है क्योंकि वहां सोरेन और कांग्रेस लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र में बड़ा क्लियर है, महाविकास आघाड़ी लड़ रही है, पहली इकट्ठा है। आप बिहार में आइए तो बिहार में ऑलरेडी वो लोग सरकार में है तो वो अंडरस्टैंडिंग है। दिल्ली में लगातार मीटिंगें चल रही है। दिल्ली में वैसा देखा जाए तो सभी सीटों पे, दिल्ली के 8 सीटों पे बीजेपी 50-55% के ऊपर वोट शेयर लेके बैठी है। इसका मतलब
कांग्रेस आम आदमी पार्टी इकट्ठा भी हो गई तो उस वोट परसेंट के भरोसे यदि मैं चलूं तो ये 8 सीटें जीत जाएगी, ये दूर की कौड़ी है। लेकिन कई बार राजनीति में 1 और 1 2 नहीं होते, 1 और 1 11 भी होते हैं। तो 1 और 1 11 करने के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को इस तरह से गठबंधन करने होंगे कि मात्र गठबंधन कागज पे या सीट पे नहीं होते हुए नीचे कार्यकर्ताओं तक जाए। जब तक नीचे कार्यकर्ता इस गठबंधन को नहीं समझता तब तक वो ट्रांसफर ऑफ वोट जिसको कहते हैं, विचारधारा के जो मत होते हैं आपके, वो ट्रांसफर नहीं होते पाते। कई बार गठबंधन के नेता तो एक प्रचार करते हैं उम्मीदवार का, लेकिन नीचे जो मतदाता है वो उस कैंडिडेट को नहीं मत देता, क्योंकि नीचे तक वो गठबंधन ट्रांसफर नहीं हुआ होता है। तो वो एक गठबंधन नीचे तक ट्रांसफर होना होगा, उसके लिए जबान पे कंट्रोल करना होगा। ये जो कुछ हर राजनीतिक दल में जो 2-4 लोग हैं, ये जो उठाई मतलब हड्डी नहीं जबान में तो कुछ भी बोल दिया, उससे डिफरेंसेस बहुत बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में अखिलेश को तय करना है, लेकिन कांग्रेस क्या मांगती है ये भी है। 2.25% पे कांग्रेस कितनी सीट मांगेगी ये भी है। क्या उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सरेंडर कर देगी? मध्य प्रदेश में राजस्थान, छत्तीसगढ़, आसाम, गुजरात, कर्नाटक, तेलंगाना, इन राज्यों में ओडिशा, इस राज्यों में कांग्रेस और विपक्ष सामने सामने है। केरल में कांग्रेस केरल सामने सामने है, दोनों ही इंडिया गठबंधन के, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। तमिलनाडु में डीएमके के साथ कांग्रेस है, जो सीट शेयरिंग उनका पुराना है वही चलता रहेगा। तो बाय एंड लार्ज इनको इन 3-4 राज्यों में ही करना है। और जैसे महाविकास आघाड़ी का मैंने महाराष्ट्र का बताया, लोग इकट्ठा है, लेकिन अब इनको जल्दी सीट शेयरिंग पे बात करनी होगी। मैं अभी शिरडी में शरद पवार के पार्टी का अधिवेशन था, उसमें मुझे बाहरी कुछ लोगों को बुलाते हैं भाषण के लिए, तो मुझे बुलाया गया था। तब मेरी जब जयंत पाटिल उनके जो राष्ट्रीय प्रदेशाध्यक्ष है उनसे बात हुई, तो उन्होंने कहा कि शिवसेना का और हमारा तो फॉर्मूला तय हुआ है, अभी कांग्रेस का इंतजार है। इसका मतलब कांग्रेस हर जगह डिले हो रही है। कांग्रेस को अब बहुत इसमें जल्दी बात करनी होगी। लेकिन अब कांग्रेस में मूर्खता काम ये होता है कि अब राहुल गांधी की पदयात्रा होगी तो सारे पदयात्रा में लगेंगे, राहुल जी के सामने चेहरा दिखाने के लिए कि मैं भी आपके साथ हूँ। ये जो चेहरा दिखाने की प्रवृत्ति है और ये जो चापलूसी की प्रवृत्ति है, इससे कांग्रेस को निजात पानी होगी। भाई एक जनरल सेक्रेटरी अपने स्टेट में लगा हुआ है, वो नहीं करेगा, यात्रा में नहीं आएगा पूरा 3 महीने। तो राहुल गांधी के कान में बताने वाले बहुत है कि देखिए कितना बदतमीज आदमी है, एक दिन भी नहीं आया। अरे उसको जिसने काम दिया था वो काम कर रहा है। वो महत्वपूर्ण क्या है, उसका यात्रा में आना या जिस राज्य की जिम्मेदारी उसको दी उस राज्य संभालना। प्रॉब्लम कांग्रेस के साथ ये है कि ये सब गणेश परिक्रमा में लगे रहते हैं, और गणेश जी भी मतलब उनके जो नेता है राहुल गांधी, मुझे लगता है चाहे वो भी अब धीरे धीरे मोदी की तरह आत्ममुग्धता की ओर मुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनको भी अच्छा लगता है कि लोग मेरे ये घूमते रहे। वो पूछते नहीं यहाँ क्यों आए भाई, तुम्हारा क्या काम है, गो टू योर स्टेट, व्हाई आर यू हियर। क्योंकि सबसे बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस पे है। बहुत सारे राज्यों में कांग्रेस आमने सामने है, जैसे कि मैंने आपको कहा, कर्नाटक लीजिए, तेलंगाना लीजिए, उड़ीसा लीजिए, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, फिर उसके बाद गुजरात, आसाम, उत्तराखंड, हिमाचल, करीब करीब 12 राज्य ऐसे हैं कि जहां कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के खिलाफ वाले सामने सामने हैं। या तो वो बीजेपी के सामने है, या किसी क्षेत्रीय तेलंगाना में वो बीआरएस के सामने है, बीजेडी के सामने वो उड़ीसा में है। बीजेडी और बीआरएस ये अभी कहीं नहीं है, इंडिया में भी नहीं है और एनडीए में भी नहीं है। तो उनका एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी उन पे है, वो जिम्मेदारी उनको ठीक से निभानी होगी, ऐसा मुझे लगता है। आपने उत्तर प्रदेश की भी बात करी, तो उत्तर प्रदेश में अभी अविनाश पांडे ने ऐसा कहा था कि वो मायावती से कांग्रेस बात कर रही है। मैं वही उसी पे वही सही सवाल पूछा आपने। अविनाश जी का मैंने अभी स्टेटमेंट सुना कि भाई हमारी बातचीत चल रही है मायावती के साथ। अब मायावती के साथ किसकी बातचीत चल रही है, सवाल ये उठता है। क्या मायावती के साथ इंडिया गठबंधन की बातचीत चल रही है?
और यदि इंडिया गठबंधन की बातचीत चल रही है तो क्या इंडिया गठबंधन ने अविनाश पांडे को आगे भेजा है कि आप हमारी तरफ से गठबंधन में बात करें? यदि कांग्रेस बात कर रही है मायावती से, तो क्या कांग्रेस समाजवादी को विश्वास में ले रही है? समाजवादी पार्टी यूपी में इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। क्या ये आपसी अंडरस्टैंडिंग से हो रहा है, या फिर समाजवादी पे प्रेशर डालने के लिए आप ये कह रहे हैं कि हम मायावती से बात कर रहे हैं? तो फिर क्या कांग्रेस और मायावती इकट्ठा चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं? क्या फिर वहां पे ट्रायंगुलर फाइट होगी, बीजेपी, समाजवादी और मायावती और कांग्रेस? और यदि ऐसी बात होती है तो फिर क्या समाजवादी इंडिया गठबंधन का भाग बना रहेगा? ये जो कंफ्यूजन है, मैंने वही कहा, आपको पहले भी कहा कि कोई भी गठबंधन तब कामयाब होता है जो अंतिम जो कार्यकर्ता होता है वहां तक जाए। अब ऐसे कंफ्यूजन में उत्तर प्रदेश का तीनों पार्टियों का कार्यकर्ता क्या सोचेगा? समाजवादी का कार्यकर्ता कांग्रेस को गाली देगा, कांग्रेस का कार्यकर्ता समाजवादी को गाली देगा, बीएसपी का कार्यकर्ता इन दोनों को गाली देगा, फिर इन दोनों के कार्यकर्ता मिलकर तीसरे को गाली देंगे, और फिर तब सीट शेयरिंग हो गया। सपोज ये तीनों इकट्ठा है और सीट शेयरिंग हो गया, और जहां कांग्रेस का उम्मीदवार है वहां समाजवादी वाले पार्टी के वोट नहीं देंगे, वो बोलेंगे हम किसी को हम वोट खराब कर देंगे लेकिन इनको नहीं देंगे, तो ऐसे में कांग्रेस का उम्मीदवार हार जाएगा। बीएसपी का ऐसा ही समाजवादी को नहीं देगा। इसलिए राजनीति में कम से कम वर्तमान स्थिति में जहां डिजिटल युग है, आपने क्या बोला ये 2 मिनट के अंदर आ जाता है सामने। यदि मैं कल कहूं कि आडवाणी जी ने कहा कि हमने बहुत रोकने का प्रयास किया लेकिन वो ढांचा टूटा तो हमको बहुत बुरा लगा, तो लोग कहेंगे कि अशोक वानखेड़े जैसा फ्रॉड आदमी हमने नहीं देखा, इतना झूठ बोलता है आडवाणी जी के नाम से। लेकिन जब वो वीडियो सामने आ जाता है तो फिर लोग भी सर पे हाथ रखते हैं, अरे बाप रे क्या हो गया। शहनवाज हुसैन की जब बात आती है सामने कि वो जब बताते हैं कि कैसे नेहरू ने पहली बार मस्जिद को भ्रष्ट किया, तब फिर लगता है कि भाई नेहरू ने तो अच्छा काम किया। सारे हिंदू यदि कहते कि राम मंदिर बनना अच्छा काम है तो फिर नेहरू जी ने सबसे पहला काम किया था, सारा क्रेडिट तो नेहरू जी को जाना चाहिए। ये सारे सामने जब वीडियोस आते हैं, इसलिए जब वक्तव्य देते हो तो तीर एक बार छूट गया वापस नहीं आता, और आप झूठ नहीं बोल सकते कि मैंने ऐसा कहा ही नहीं। मेरे कहे हुए वक्तव्य को मीडिया ने तोड़ मरोड़ के पेश किया। ये जो डायलॉग है ये अब डिजिटल युग आने के बाद खत्म हो गया। मोबाइल से हर आदमी कैमरामैन हो गया है। आप क्या बोल जाते हो, पब्लिकली भी क्या बोल जाते हो, तब तक कौन मोबाइल से रिकॉर्ड करके बाहर भेज देगा पता नहीं चलता आपको। इसलिए बोलते समय बहुत कॉशियस, कोई भी काम करते समय नेता को बहुत कॉशियस होना होगा। तो ये यदि इस आने वाले सप्ताह तक यदि इंडिया गठबंधन अभी तक सीट शेयरिंग में कुछ नहीं कर पाए तो ये बहुत लेट हो जाएगी। ये कहीं ना कहीं फिर अब की बार 400 पार के नारे को और बल देते हुए मुझे नजर आते हैं। बात तो करते हैं कि बीजेपी का रथ रोकने की, लेकिन फिर बात करने से काम नहीं होता, क्रियान्वयन साथ में दिखना चाहिए, वो दिखाई नहीं देता कहीं ना कहीं। ये अब एक ऐसी बात है कि अब इन राजनीतिक दलों को ही कहना है, तो पत्रकार हैं तो विश्लेषण ही कर सकते हैं। जो उन्होंने पहले हुंकार भरी तो उसका विश्लेषण किया, अब ये हुंकार में से हवा निकलती दिखाई दे रही था उसका विश्लेषण कर रहे हैं। तो इंडिया एयरलाइंस में जहां पर अभी भी कंफ्यूजन जारी है, वहीं पर एनडीए जो है वो अपना काम स्टार्ट कर चुकी है, तो उस पर क्या कहना? इंडिया, देखिए इंडिया गठबंधन में जो कुछ भी है मोदी जी, जो कुछ भी अमित शाह है, इंडिया गठबंधन में जो 38 दल है उनमें से तो कई दल ऐसे हैं जिनको लोकसभा में एक सीट भी नहीं है, मुझे मिलनी भी नहीं है। वो तो सिर्फ एक आंकड़ा दिखाने के लिए उन्हें 38 इकट्ठा किए। महाराष्ट्र में जो बीजेपी बोलेगी वही सीट लेनी पड़ेगी अजित पवार को, वही लेनी पड़ेगी एकनाथ शिंदे को। नहीं लेंगे ईडी का काम चालू हो जाएगा। वहां रामविलास पासवान के दोनों कुल में बीजेपी के साथ है, जो बोलेंगे दे देंगे। अपना दल की 2 सीटें थी, बोलेंगे 2 पे लड़ो, तीसरी मांग नहीं सकते आप, क्योंकि
बीजेपी इतना बड़ा पार्टनर है वहां पे कि बाकियों की औकात नहीं है। 38 में से 37 लोग इकट्ठा भी हो गए तो बीजेपी के टोटल लोकसभा सांसदों से 10% भी नहीं है ये। तो दिया तो भला, नहीं दिया तो भला, तो वहां तो डिस्प्यूट है नहीं। वहां तो मुझे लगता है बीजेपी अपने दल वालों को भी बोलेगी कि तुम किसको कैंडिडेट दोगे ये भी हम बताएंगे, तुम किसी को भी खड़ा करके सीट मत दिला दो, इसको टिकट दो तुम्हारे सिंबल पे ताकि ये जीत जाए। और ये ताकत बीजेपी में है अभी। और किसी भी राजनीतिक दल की ताकत उसके साथ कितना लोकसभा में समर्थन है इससे होती है। सिर्फ 6 फीट का नेता और बहुत बड़ा नेता और 56 इंच का सीना काम नहीं करता। नरेंद्र मोदी से भी ज्यादा ताकतवर दिखने वाले लोग बाकी राजनीतिक दलों में होंगे। अमित शाह की हाइट बहुत छोटी है लेकिन सबसे ताकतवर नेता आज देश में वो है क्योंकि 305 का बल है पीछे। सर उसी तरीके से अभी कुछ टाइम पहले, ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, नरेंद्र मोदी ने ट्विटर के माध्यम से कुछ फोटोज अपने साझा किए थे जिसमें वो छुट्टी मना रहे थे और वहीं पर जो कांग्रेस के नेता थे वहीं उनपे बोल रहे थे कि मणिपुर जल रहा है, छत्तीसगढ़ में पेड़ जंगल कट रहे हैं और भी बीएचयू का मामला सामने आ रहा है। तो उस चीज पर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, ये उपमहाद्वीप है, मैंने पहले ही कहा कुछ ना कुछ चीजें होती रहती हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री 2 दिन की छुट्टी पे गए इसमें मुझे बुरा नहीं लगता। राजीव गांधी भी, इंदिरा गांधी भी, नेहरू भी सभी छुट्टी पे जाया करते थे और जब वो छुट्टी पे जाया करते थे तब देश में बिल्कुल शांति होती थी, ऐसा भी नहीं मानता मैं। लेकिन हाँ, मणिपुर के मामले में मैं जरूर बोलता हूँ कि केंद्र सरकार का सबसे बड़ा विफलता है और अभी भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है ऐसी क्या जिद है, ऐसा क्या अहंकार है कि मणिपुर, मात्र विपक्ष कहता है कि मणिपुर जल रहा है इसलिए आप उसको शांत करने के लिए आगे नहीं बढ़ रहे और मणिपुर आज 7-8 महीने हो गए जल रहा है। शायद देश की आजादी के बाद इतना लंबा दंगा शायद कहीं चला हो। ये इस सरकार की सबसे बड़ी विफलता है। हाँ, एक बात जरूर है, ये जो नरेशन डेवलप करने की बात करते हैं, जो आईटी सेल है बीजेपी का या बीजेपी के बाकी जो अंधभक्त है कि मोदी जी जीवन में एक दिन भी छुट्टी नहीं लेते, 24 घंटे देश के लिए समर्पित है, 24 घंटे काम करते हैं। फिर ये जो जरूरत से ज्यादा बढ़-चढ़ के बात करते हैं, फिर उन पे सवाल लोग करते हैं कि आप तो कह रहे थे छुट्टी नहीं लेते, अब एक तो रिलैक्स होकर छुट्टी ले रहे हैं। मैं मानता हूं नरेंद्र मोदी सामान्य इंसान है जैसे हम और आप। नरेंद्र मोदी का परिवार नहीं है, नरेंद्र मोदी देशी को परिवार मानती, वही बात अलग है। लेकिन इतने बड़े परिवार चलाने के बाद आदमी कभी थक भी जाता है तो थोड़ा रिलैक्स कर लिया। और बाकी ऐसा कौन सा उनको वो नहीं है, शौक नहीं है, कोई ऐसी हॉबीज नहीं है, तो कभी नेचर के सानिध्य में चले गए तो ठीक है, कभी किसी जंगल में किसी डॉक्यूमेंट्री शूट के नाम से चले गए तो उतना ही उनका रिलैक्सेशन मिलता है। और मुझे लगता है कि यदि प्रधानमंत्री ऐसा बीच बीच में छुट्टी लेते रहे तो जब आदमी अकेला रहता है तो कभी आत्मचिंतन भी करता है। हो सकता है इस छुट्टी के बाद आने के बाद उनको इस बात का रियलाइज होगा कि मणिपुर चल रहा है। करीब जलते हुए मणिपुर को समझने के लिए यदि वो 2 दिन की छुट्टी भी लेते हैं तो वो 2 दिन की छुट्टियां भी शराब हो गई। तो विपक्ष का ये कहना कि मणिपुर जल रहा है तो सब अपनी जगह पे है। कांग्रेस की स्थिति इतनी बुरी है कि राहुल गांधी तो 2 सेकंड के लिए भी इधर उधर जाना नहीं चाहिए उनको, लेकिन वो भी बीच बीच में जाते रहते हैं। तमाम नेता कांग्रेस के जाते रहते हैं, तो वो बात नहीं। लेकिन अब अंधभक्तों को भी देखना चाहिए कि जिसको वो भगवान समझते हैं, क्योंकि वो जो राय साहब है, जो ट्रस्टी है राम मंदिर के न्यास के, चंपकलाल राय, उनने जरूर ये कहा कि ये विष्णु के अवतार है।
लेकिन विष्णु ने जब जब अवतार लिया, भगवान विष्णु भगवान थे, लेकिन उन्होंने जब जब अवतार लिया वो सामान्य इंसान के रूप में लिया। चाहे श्री कृष्ण का अवतार एक ग्वाले के घर में, या फिर राम एक सामान्य इंसान, राम मनुष्य था, राम की भी मृत्यु हुई। मनुष्य के जितने जो भोग होते हैं वो राम ने भी भोगे। श्री कृष्ण की भी मृत्यु हुई। श्री कृष्ण ने भी बहुत दुख झेले जीवन में। और ये जब हमारे धर्म में जब ये बताते हैं कि इन्होंने ये अवतार लिया और ये जीवन जिया और एक मॉडल रूप में स्थापित होते हैं। श्री कृष्ण की जिंदगी तो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट जिंदगी रही मुझे लगता है। बचपन में पैदा हो गए तो जेल में पैदा हो गए, माँ बाप जेल में थे, किसी और के यहाँ पले, गाय भैंस चरा रहे थे, कोई अच्छे दोस्त नहीं थे। जब बचपन वाला गांव छूटा तो जिंदगी में इतना बुरा सब, मतलब इतनी जीरी बुरी जिंदगी कि वो बाद में कभी वहां वृंदावन जा ही नहीं पाए। जिस मथुरा को कंस के प्रकोप से फ्री किया, उन मथुरा वासियों ने मथुरा से उनको बाहर जाने के लिए कहा कि भाई तुम्हारे वजह से आक्रमण बहुत हो रहे, तुम मथुरा छोड़ो, हम इतने आक्रमण नहीं झेल सकते। तू बेचारे द्वारका दूर जाके अपनी नगरी बसाई। और जब राज्य स्थापित करके राज्य भोगने का समय गया तो नैनिहाल में लफड़े हो गए। कौरवों के पांडवों के चक्कर में उधर जाना पड़ा, पूरा समय वो महाभारत में बिताना पड़ा। और जब पांडवों का राज्य पांडवों को देकर सत्य की विजय, और जब हम सब कहते हैं, जब वो घर आ गए तो पता पड़ा कि अरे हम दूसरे का घर देखने गए थे, मेरे घर में तो आग लग गई है। सारे यादव व्याभिचारी होके दारू पी के और ये करके आपस में काट करके मर गए। तो श्री कृष्ण की जंगल में बाण से हत्या हुई, मृत्यु हुई उनकी। तो ऐसी जब जिंदगी देखते तो अपने को लगता है कि क्या मतलब एक रूप दिखाया उन्होंने। राम का भी ऐसी पूरा टाइम वनवास में रहे। जिंदगी जो प्राइम टाइम होता है आदमी का जिंदगी जीने का, वो वनवास में रहे। पत्नी साथ में थी लेकिन पत्नी को कोई लेके गया। पत्नी को छुड़ा के लाए तो गांव वालों ने ऑब्जेक्शन दिया तो फिर पत्नी को छोड़ना पड़ा। उनके बेटे उनके सामने पैदा नहीं हुए, बेटों को सामना करना पड़ा, अपने ही सैन्य का बेटों को सामना करना पड़ा। और फिर शरायु नदी में उनको जल समाधि लेनी पड़ेगी। आप जल समाधि कहते हो या उसको फिर उस समय कोई आत्महत्या करेगी, जल समाधि कहे। ये सब मानव जीवन के भोग है जो उन्होंने भी भोगे। तो किसी भगवान का अवतार होता है तो इसका मतलब नहीं कि उसको भोग नहीं होते, तकलीफ उसको भी होती होगी। राम भी पागल जैसे विलाप करते रहे जब सीता का हरण हुआ। वो तो भगवान थे, उनको तो हंस लेना चाहिए था। अच्छा हुआ रावण मैंने ट्रैप लगाया और तो फंस गया, तो अब सीता को ले गया, अब मैं आगे तक मारूंगा। ये नहीं हुआ। उन्होंने भी विलाप किया क्योंकि वो मनुष्य थे। तो ऐसी कई चीजें हैं। अब उनको कोई भगवान बोलने से, भगवान तो नहीं होंगे, वो बेचारे थकते होंगे, वो भी परेशान होंगे। देश की स्थिति क्या है, जो महंगाई है उनको पता नहीं है, गिरता और रुपया उनको पता नहीं है, बेरोजगारी उनको पता नहीं है। हाँ, लोगों के सामने बोलना पड़ता है कि मैंने बहुत काम किया, लेकिन उनको मालूम है उनके काम नहीं हुए। अंदर ही अंदर उनको भी फ्रस्ट्रेशन खाता होगा। तो ठीक है, गए छुट्टी पे, मैं उसको गलत नहीं मानता। हाँ, जो अंध भक्त है उनको भी समझ लेना चाहिए, वो कभी कभी छुट्टी पे भी जाती है। ये मत कहिए कि वो 24 घंटे देश के लिए काम करते हैं। हर आदमी 24 घंटे देश के लिए देश, आप और हम भी देश के लिए ही काम कर रहे हैं। हम भी टैक्स देते हैं, देश की जीडीपी में आपका और मेरा भी योगदान है। तो मुझे लगता है कि उसको एक सामान्य सिस्टम करके कर देना चाहिए। लेकिन विपक्ष का काम है विरोध करना, सत्ता पक्ष का काम है जिसके लिए आए हैं सत्ता में लागू करना। ये तो यही अपने यहाँ जो प्रजातंत्र है उसकी खासियत है। तो विपक्ष ने हमला किया, उन्होंने जवाब दिया। अंधभक्त जरूर चुप हो गए बीच में, कि उनको लगा कि धीरे से कर ये आदमी भी छुट्टी पे जाता है, हमने यूं ही कह दिया था। तो इन तमाम चीजों से मुझे लगता है कि दर्शकों को भी थोड़ा सा मोदी जी को जगह देनी चाहिए। तो इसलिए तो मुझे लगता है इस मामले में मैं मोदी जी के साथ हूँ कि उन्हें कभी छुट्टी पे भी जाना चाहिए। धन्यवाद सर। तो जैसा कि आपने देखा वानखेड़े जी ने कैसे हमारे सभी प्रश्नों के उत्तर काफी बेबाकी से दिए।
चाहे वो आज बिल्किस बानो पे जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया उससे संबंधित हो, इंडिया अलायंस में जो अभी जो खटपट चल रही है उससे संबंधित हो, राम मंदिर में जो साधु संत अभी क्रोधित हुए पड़े हैं उसके मामले में हो, या फिर मालदीव्स में जो अभी मंत्रियों ने हमारे प्रधानमंत्री पर जो भी शब्द का प्रयोग किया हो और उस पे हमारे भारतवासी ने कैसे प्रधानमंत्री के साथ खड़े रहे हो, उस पर चर्चा हमने करी। तो ऐसे ही तमाम बड़े मुद्दों के साथ हम फिर मिलेंगे अगले हफ्ते इसी खास प्रोग्राम में वीकेंड विद वानखड़े में। तब तक के लिए आप देश नीति को देखते रहिए, इसे लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, जितना हो सके इसे अपना प्यार दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।